तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नई सुबह के साथ में लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक अच्छा और नया फिर से एक बेहतरीन वाला क्वेश्चन दोस्तों, जो आपको दे करके जाने वाला है। पता है मार्क्स कितने? पूरे के पूरे 20 गारंटी के साथ में 20 मार्क्स आपको ये क्वेश्चन देने वाला है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है वो है हमारा कंपनी लॉ से। ठीक है, जो 4th सेमेस्टर के एग्जाम है उसके लिए है ये कंपनी लॉ से क्वेश्चन है, परिविवरण। चलिए तो नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए दोस्तों, सुबह की शुरुआत करते हैं आज के 20 नंबर प्राप्त करने के साथ में। ठीक है, चलिए राजी हो जाइए, रेडी हो जाइए और अपने अंदर क्या लेकर के आना है, तुम्हें जोश लेकर के आना है कि 20 नंबर यहाँ से आपको मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न आपके सामने है, पढ़ते हैं एक बार फिर हम इसके ऊपर चलेंगे। देखिए परिविवरण का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य, महत्व को बताइए। ठीक है, आगे से मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया है, को बताइए। ठीक है, ये अपने पास से लगा लेना। मतलब कि परिविवरण के ऊपर जो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आना है। कारणवश अगर 1% 20 नंबर नहीं आया तो 10 नंबर में तो ये आना ही आना है। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर में तो आना ही आना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं परिविवरण के अर्थ से। देखिए परिविवरण को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों प्रोस्पेक्टस। पहले तो इस बात पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टस। अब आप थोड़ा सा इससे रिलेट कर पा रहे होंगे प्रोस्पेक्टस से। ठीक है, चलिए आगे हम बताते हैं। देखिए जब भी आप LLB में एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में गए होंगे, ठीक है, गए होंगे, तो जब एडमिशन आपने लिया होगा तो एडमिशन के साथ उन्होंने तुम्हें एक किताब दी होगी छोटी सी, जिसमें 10-12 पेज होंगे। ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस और हिंदी में बोलते हैं उसको परिविवरण। ठीक है, अब ये मत कहना कि हमने नहीं लिए। ठीक है, वो सब ने लिया है, प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। ठीक है, उसका एक्स्ट्रा चार्ज स्कूल वाले लेते हैं, कॉलेज वाले, शायद 200 रुपये, 250 रुपये, 150 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, सभी कॉलेज का अपना अपना वो होता है, लेकिन अब प्रोस्पेक्टस होता है। तो अब बात करते हैं कि वो प्रोस्पेक्टस, ये तो समझ में आ गया, तुम्हारे मेमोरी में छप गया होगा, याद आ गया होगा, हाँ एक किताब सी है हमारे पास में, वो प्रोस्पेक्टस है। अब उसको जब आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी निकाल लीजिए, निकाल करके एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो जब आपने वो प्रोस्पेक्टस देखा होगा या प्रोस्पेक्टस पढ़ा होगा, तो उसमें जब जाकर के जब तुमने देखा होगा तो उसमें एक ही चीज लिख रही होगी मैन, कि जिस कॉलेज का है उस कॉलेज का पूरा विवरण उसमें लिख रहा होगा। अब विवरण क्या, देखियो सबसे पहले तो कॉलेज की फोटो होगी, अच्छी फोटो होंगी, एक्टिविटीज वाली फोटो होंगी, कॉलेज का नाम, कॉलेज के प्रबंधक, कॉलेज को किसने बनाया, कब से कॉलेज चल रहा है, कॉलेज में क्या क्या क्लासेस चल रही हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, कौन कौन सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, कॉलेज में कितना स्टाफ है, अकाउंटेंट कौन है, टीचर कौन है, और जो पियोन है वो कौन है, प्रिंसिपल कौन है, ऑनर कौन है, वो सभी इस प्रोस्पेक्टस में लिख रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद में यह भी लिख रहा होगा आप जिस, मतलब जैसे आपने LLB में एडमिशन लिया है तो LLB में एडमिशन की कितनी फीस है, क्या क्या तुम्हारे पास सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे हैं, तुम्हारा सेमेस्टर वाइज है या फिर किस तरह से। सेमेस्टर वाइज है तो उसके जो सेमेस्टर के कौन कौन से सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, किस किस तरह से आपका पूरा साल गुजरेगा, फिर पूरा कोर्स तुम्हारा किस किस एक्टिविटियों पर होगा, सारा। इट मीन्स के विवरण का मतलब होता है पूर्ण रूप से जितनी भी एक्टिविटी, जितना भी वर्क तुम्हें LLB में 3 साल में कराया जाएगा, वो सारा का सारा उस प्रोस्पेक्टस में होगा, प्लस जो इस कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज के बारे में पूर्ण विवरण उसमें होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। अब देखिए, अब यहां पर तुमने प्रोस्पेक्टस का मतलब देख लिया, प्रोस्पेक्टस को जान लिया। अब चलते हैं प्री विवरण पर। देखिए एक तो है विवरण, और विवरण से पहले इसमें लग रहा है प्री। ठीक है, प्री या इसको प्री भी बोलते हैं, इस तरह से प्री विवरण। ठीक है, तो प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है दोस्तों, प्री का मतलब जो होता है वो होता है पहले, और विवरण जो है वो है। तो अब है कि विवरण से पहला विवरण। देखिए जो विवरण है अब तक से और अब से पहले का पूर्ण विवरण, जैसे कि आपने इस वर्ष कॉलेज में एडमिशन लिया और आज की डेट में तुमने एडमिशन लिया, तो अब से जितनी भी पूर्व में घटनाएं हो चुकी हैं, जितनी भी एक्टिविटी हो चुकी हैं, जितने भी कार्य हुए, जितनी भी एक्टिविटी, सबका विवरण इस प्रोस्पेक्टस में होता है।
ठीक है दोस्तों, तो अब आपको समझ गए होंगे प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्री विवरण क्या होता है। देखिए ये बात मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप उससे रिलेट कर पाए, आप उसको जान पाए। ठीक है, अब एग्जाम में जब भी आप जाओगे तो इस बात को मत भूल जाना कि प्री विवरण मतलब प्रोस्पेक्टस। तो आई थिंक तुम्हारा 60% 60 से 70% क्वेश्चन तो यहीं पर मैंने क्लियर करवा दिया। ठीक है, इसी बात पर लाइक कर दो जल्दी से और कमेंट में बता दो कि कितना तुम्हें समझ में आ गया है, नहीं आ गया है, किस किस के पास प्रोस्पेक्टस है, किस किस ने पढ़ा है, वो सारी जानकारी हमें यहाँ पर देंगे आप कमेंट करके। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है प्री विवरण वो दिया गया है कंपनी लॉ के क्वेश्चन में। तो यहां पर जो प्री विवरण की बात हो रही है दोस्तों, इस प्री विवरण की जो बात हो रही है ये बात हो रही है कंपनी के प्री विवरण की। देखिए कॉलेज के प्री विवरण से आप भली भांति परिचित हैं, बहुत अच्छे से आपको पता है, लेकिन हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, कंपनी के प्री विवरण की। तो अकॉर्डिंग टू द सेम कंडीशन, ठीक है, जिस तरह से कॉलेज का प्री विवरण होता है, प्रोस्पेक्टस होता है, उस तरह से कंपनी का भी होता है। समझ में आ गया। चलिए तो कंपनी के विवरण के बारे में अब यहां पर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहां से। देखिए सार्वजनिक कंपनी जनता से पूंजी प्राप्त करने के उद्देश्य से एक नियंत्रण पत्र निर्गमित करती है जिसे प्री विवरण कहा जाता है। देखिए सार्वजनिक कंपनी का मतलब होता है सरकारी कंपनी। ठीक है, सार्वजनिक कंपनी मतलब सरकारी कंपनी, निजी नहीं है, सार्वजनिक है, निजी होती तो प्राइवेट है। ठीक है, सार्वजनिक कंपनी जनता से, जनता मतलब हम लोगों से, पूंजी प्राप्त करने, पूंजी का मतलब हमसे निवेश करवाने के लिए, आपने सुना होगा निवेश। ठीक है, हमारे धन को अपनी कंपनी में लगवाने के लिए। आपने शेयर बाजार कभी सुना है, तो शेयर बाजार में शेयर खरीदे जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से वो कंपनी अपने लिए जो धन जुटा रही है, धन प्राप्त कर रही है, उसके उद्देश्य से एक नियंत्रण पत्र निर्गमित करती है जिसे प्री विवरण कहा जाता है। अब देखिए जिस तरह से हम एडमिशन में लेने के लिए जाते हैं कॉलेज में, तो वहाँ पर प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, वो कहते हैं इसको पढ़ लो, पढ़ने के बाद में हमारे कॉलेज की सारी जानकारी तुम्हें मिल जाएंगी, उसके बाद ही आप यहाँ पर एडमिशन लेना। ठीक है, तो हमारे लिए क्या होता है, फिर हम बाद में ये नहीं कह सकते कि हमें ये नहीं है, ये नहीं है, या फिर हमने पहले पूर्ण रूप से उसके बारे में स्कूल की रूल रेगुलेशन, फीस क्या है, कौन कौन पढ़ाता है, टीचर क्या है, सारी सुविधाओं के बारे में हमने प्रोस्पेक्टस में पढ़ लिया था, तब हम वहाँ से एडमिशन ले रहे हैं, तो उसके बाद में हम शिकायत नहीं कर सकें। उसी तरह से कंपनी में है, कंपनी में प्री विवरण को लेने के बाद में, पढ़ने के बाद में हम जब उसके शेयर खरीद लेते हैं तो क्या होता है, फिर हम उस पर कोई भी ये नहीं कह सकते भी हमने ये नहीं जानकारी ली थी, ये नहीं जानकारी ली थी। अगर कंपनी का जो हमने शेयर लिया है वो डूबता है या फिर नहीं डूबता है तो हमारे ऊपर रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। अब आप सब पूर्ण रूप से समझ गए होंगे कि सार्वजनिक कंपनी जो है वो एक विवरण पत्रिका आपको देती है कि ये लीजिए हमारी विवरण पत्रिका और ये है हमारे उद्देश्य। ठीक है, आपको अगर पैसा लगाना है तो लगा दीजिए, उसी को बोलते हैं प्री विवरण मतलब प्रोस्पेक्टस। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। वैधानिक रूप से एक निजी कंपनी प्री विवरण जारी नहीं कर सकती। देखिए वैधानिक लीगल रूप से जो प्राइवेट कंपनी है वो प्री विवरण जारी नहीं कर सकती। ठीक है, प्री विवरण में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर ही जनता कंपनी के अंश एवं ऋणपत्र खरीदने के लिए आकर्षित होती है और इसी कारण से कंपनी की आधारशिला इसी को कहा जाता है। देखिए प्री विवरण में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर ही, जो प्री विवरण में डिटेल लिख रही होंगी कंपनी के बारे में, जनता उन्हीं को पढ़ करके कंपनी के अंश का मतलब शेयर्स एवं ऋण पत्र खरीदने के लिए आकर्षित होती है। कंपनी के शेयर खरीदने के लिए तभी आकर्षित होती है। अब निजी कंपनी के यहाँ पर वैधानिक रूप से प्रोस्पेक्टस जारी नहीं कर सकती। ठीक है, इलीगली जारी कर सकते, लीगल जारी नहीं कर सकती। लीगल किसके पास है, सार्वजनिक कंपनी के पास। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे पढ़ते हैं। कंपनी के संचालकों को पूंजी के प्राप्ति हेतु जनता को आमंत्रित करते हैं। अंश पूंजी को क्रिया करने हेतु दिया गया यह निमंत्रण ही प्री विवरण कहलाता है। प्री विवरण अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुरूप ही तैयार किया जाता है, जिसमें आवश्यक सभी जानकारियां लिखी जाती हैं, किंतु कोई भी विज्ञापन, प्रपत्र, दस्तावेज जो अंशों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करे, प्री विवरण कहा जाएगा या जावेगा, एक ही बात। ठीक है दोस्तों, यह है प्री विवरण। अब देखिए एक और मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा आपको और ध्यान रहेगा। देखिए याद हो कभी आप किसी रास्ते से कहीं जैसे नोएडा की साइड में या कहीं आप गुजर रहे हों, रास्ते से गुजर रहे हों, ठीक है, रास्ते से
इस रास्ता है, यहाँ से गुजर रहे हैं, तो आपने देखा होगा यहाँ पर कोई कॉलोनी कट रही हो, मतलब कॉलोनी बन रही हो, ठीक है, और यहाँ पर प्लॉटिंग हो रही हो, क्या हो रही हो, प्लॉटिंग हो रही हो, तो वहाँ पे देखा होगा यहाँ पर एक टेंट लगा हुआ होता है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़े होते हैं। अब गाजियाबाद साइड में जाएंगे, नोएडा में जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर नई कॉलोनी बस रही होगी, तो वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा होता है और उसके हाथ में बहुत सारे पंपलेट्स होते हैं, और वो पंपलेट्स जैसे ही आपको जाते हैं तो ज़बरदस्ती सबको देता रहता है, पंपलेट बांटता रहता है। तो भैया जो पंपलेट को जब पढ़ोगे तो उसमें दिखेगा भाई यहाँ पर प्लॉट कट रहे हैं, इतने गज का प्लॉट है, ये है, और इस तरह से यहाँ पर आप ले सकते हैं, इतनी कंडीशन है, आप इसको रेंट, आप इसको किस्तों पर ले सकते हैं, लोन पर ले सकते हैं, ये सारी। तो वो क्या है, वो क्या है भैया, वो प्री विवरण ही है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। देखिए अभी में क्या चल रहा है, अभी में चल रहा है अप्रैल। अभी जितने भी स्कूल्स हैं ना, प्राइवेट स्कूल्स हैं, ठीक है, अब प्राइवेट स्कूल्स क्या कर रहे हैं कि अपने स्कूल में बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रचार करने के साथ में आपने देखा होगा कोई ना कोई तो आपके घर पे जरूर आया होगा आसपास में, कि कुछ टीचर्स आते हैं, कुछ लेडीज टीचर्स आते हैं, मतलब टीचर्स आते हैं, ठीक है, और आ करके अपने आपके घर पे आते हैं, आपको जब भी मिलता है आप कहते हैं देखिए जी हमारा स्कूल है, ठीक है, ये है उसकी डिटेल, और आप अपने कहाँ पर बच्चे हों तो उसका एडमिशन हमारे कॉलेज में करवाइए, स्कूल में करवाइए, करवाते हैं नहीं। तो भैया जो विवरण पत्रिका वो पंपलेट दे रहे हैं उसी को हम बोलेंगे प्रोस्पेक्टस। समझ में आ गया? ये चीज़ें रिलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ पर किंतु यहाँ पर कहा गया कोई भी विज्ञापन, वो विज्ञापन ही तो है, प्रपत्र है, दस्तावेज है, जो अंशों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करे, प्री विवरण कहा जाएगा, ठीक है। सेटिस्फाइड, सभी को समझ में आ गया होगा प्री विवरण। चलिए अब प्री विवरण की परिभाषा को हम समझते हैं, ठीक है दोस्तों, परिभाषा को समझते हैं। देखिए प्री विवरण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 270 के अनुसार प्री विवरण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। देखिए 2013 की धारा 270, धारा 2 में जो 70 है, ठीक है, 70 भाग है, उसमें के अनुसार प्री विवरण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। यहाँ पर इसकी परिभाषा दी गई है क्या, कि प्री विवरण से अभिप्राय ऐसे दस्तावेज से है, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज का मतलब दोस्तों डॉक्यूमेंट से है, जिसे प्री विवरण प्रोस्पेक्टस के रूप में वर्णित या निर्मित किया गया है, तथा जिसमें धारा 32 में संदर्भित रेड हेरिंग प्री विवरण अथवा धारा 31 में संदर्भित निधाय प्री विवरण या अन्य ऐसी कोई सूचना, परिपत्र, विज्ञापन अथवा अन्य दस्तावेज शामिल है जो जनता से जमाए आमंत्रित करता है, या जो एक समामेलित संघ के अंशों या ऋण पत्रों के अभिदान या क्रिया हेतु जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर एक बात आई है, रेड हेयरिंग। देखिए रेड हेयरिंग जो है वो प्रोस्पेक्टस का एक टाइप है, वो हम शॉर्ट वीडियोज में लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए आगे है कि न्यायालय के प्रमुख वाद के अनुसार प्री विवरण का आशय एक ऐसे प्रलेख से है जिसके द्वारा एक समामेलित संस्था की पूंजी जनता को प्रस्तावित की जाती है और जिसके आधार पर आवेदक वास्तव में पूंजी खरीदता है। आगे है इंग्लिश कंपनी अधिनियम की धारा 455 के अनुसार किसी कंपनी के अंशों अथवा ऋणपत्रों के अभिदान करने अथवा खरीदने के लिए जनता को प्रस्ताव करने वाला कोई प्री विवरण, सूचना पत्र, परिपत्र, विज्ञापन अथवा नियंत्रण पत्र ही प्री विवरण है, ठीक है। आगे ऊपर दी गई परिभाषाओं के अनुसार किसी ऐसे प्रपत्र को ही प्री विवरण कहा जा सकता है जो अंशों अथवा ऋण पत्रों के खरीदने के लिए जनता के प्रति प्रस्ताव या नियंत्रण हो। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्री विवरण एक ऐसा प्रपत्र है जिसके माध्यम से अंशों व ऋण पत्रों को जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है दोस्तों। मोटे मोटे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम किसी से कह रहे हैं, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ भाई देखो मैं एक कंपनी बना रहा हूँ दोस्तों। मैं एक कंपनी कैसी बना रहा हूँ, मैं एक कंपनी बना रहा हूँ कि मुझे एक कंपनी बनानी है, कोई भी एक कंपनी बनानी है। जैसे कि सपोज करो, ठीक है, कि मुझे एक कंपनी बनानी है आशीर्वाद आटे की तरह, ठीक है, आशीर्वाद आटे की तरह कंपनी बनानी है। इसमें क्या होगा कि मैं
जो किसान है वहाँ से डायरेक्ट अनाज को लेकर के आऊँगा और उसको अपनी कंपनी में अच्छी अच्छी मशीनों द्वारा उसको अनाज को धुल करके अच्छे से उसको आटा बनाऊँगा। आटा बना करके उसको पैक करूँगा, पैक करके फिर उसको लोगों में के घर पहुँचाऊँगा। तो यहाँ पर लेकर के आऊँगा जो अनाज है वो 10 रुपये केजी में और आटा बनाकर बेचूँगा यहाँ पर 30 रुपये केजी में। तो बीच की जो प्रक्रिया है उसमें 20 रुपये होंगे, 20 रुपये में से 10 का खर्चा आएगा और पर केजी 10 रुपये हमारी बचत होगी। मैं तुमको ये बता रहा हूँ, ये विवरण पत्रिका है। अब मैं तुमसे कहूँगा इसको करने के लिए भाई मुझे पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे पैसे दोगे? तुम कहो हाँ भाई हम दे देंगे। कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा इस कंपनी को पूरी बनाने के लिए मुझे चाहिए 10 लाख। ठीक है, तो तुम कहोगे ठीक है 10 लाख में से भाई 10,000 मैं दे देता हूँ। तो 10,000 का 10 लाख का कितना होगा? 0.1% उसका हो गया। कोई कहेगा भाई 5 लाख मैं दे दूंगा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे प्लान यार, इसमें कमाई अच्छी होगी। 5 लाख दे दो भैया, 5 लाख दे दो। 5 लाख देने के बाद में क्या होगा? 50% शेयर 5 लाख वाले के हो जाएंगे। कोई कहेगा भाई मेरे पास तो 50,000 है, भैया 50,000 दे दे। तेरे पास में कितने आ जाएंगे? तेरे पास में 5% के क्या आ जाएंगे? शेयर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो कंपनी के शेयर जो बढ़ते हैं, जिनको यहाँ पर कहा गया है ऋण पत्र, जिनको यहाँ पर कहा गया है ऋण पत्र। ठीक है, अंशों व ऋण पत्रों को ये हैं शेयर्स। ठीक है, इस तरह से कंपनी जो है वो पैसे लोगों से जुटाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो परिभाषा समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अब है प्री विवरण की विशेषताएं। देखिए प्री विवरण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्री विवरण एक लिखित दस्तावेज होता है, बिल्कुल सही। दूसरा, यह समाचार पत्रों में विज्ञापनों, पंपलेट, लघु पुस्तिका आदि के रूप में मुद्रित, मतलब कि छपा, मुद्रित का मतलब छपा हुआ होता है। ठीक है, यह अंश या ऋण पत्र क्रिया करने के लिए कंपनी की ओर से जनता को नियंत्रण होता है, मतलब कि जनता को अपनी सूचना पहुंचाने के लिए भी इस तरह से कंपनी है, ये होता है। चौथा पॉइंट है, यह प्रस्ताव नहीं बल्कि प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है, जिसका अभिप्राय यह है कि अंश क्रिया करने का प्रस्ताव जनता द्वारा ही और इसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना कंपनी पर ही निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए पांचवा पॉइंट है, प्री विवरण प्रोस्पेक्टस सार्वजनिक कंपनी द्वारा निर्गमित किया जाता है, निजी कंपनी द्वारा नहीं। लीगल तौर से देखिए, यहाँ पर लीगल तौर की बात हो रही है, लीगल की, ठीक है, लीगल की तौर की बात हो रही है। बाकी जो इलीगल है वो तो सब भैया निजी कंपनी भी देती है और प्राइवेट भी देती, प्राइवेट जो है निजी कंपनी वो भी देती है। ठीक है, चलिए छठा, यह सार्वजनिक कंपनी प्री विवरण निर्गमित नहीं करती है तो उसे प्री विवरण का स्थानापन्न विवरण पत्र रजिस्ट्रार को भेजना पड़ता है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई सार्वजनिक कंपनी है, अगर वो प्री विवरण नहीं पेश करती है तो उसे प्री विवरण का स्थानापन्न, उसके मतलब प्री विवरण की जगह पर एक पत्र, उसकी जगह पर कोई और पत्र विवरण रजिस्ट्रार को भेजना होता है, सरकारी रजिस्ट्रार को भेजना होता है। ठीक है, चलिए आगे है कि प्री विवरण के उद्देश्य क्या हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए प्री विवरण के उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1, अंशों, ऋण पत्रों व किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करना, सबसे पहला उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य उन शर्तों या उन शर्तों का लेखा रखना जो जनता को अंशों, ऋण पत्रों व किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए निर्धारित की गई थी। तीसरा, यह घोषित करना है कि संचालक गण कंपनी के प्री विवरण तथा उत्तरदायित्वों को स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये 3 यहाँ पर उद्देश्य हैं। आगे है प्री विवरण के साथ सम्मिलित किए जाने वाले प्रपत्र। देखिए जो प्रोस्पेक्टस है उसके साथ में कौन कौन से पत्र हैं जो सम्मिलित किए जाते हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। देखिए प्री विवरण के साथ सम्मिलित किए जाने वाले प्रपत्र निम्नलिखित हैं, मतलब कि जो प्रोस्पेक्टस है उसके साथ में और कौन कौन से पत्र जारी किए जाते हैं। देखिए सबसे पहला, विशेषज्ञों की लिखित सहमति। देखिए अब मैं फिर से यहाँ से एक बात तो उसी पर लेकर के जा रहा हूँ। देखिए जो कॉलेज का प्रोस्पेक्टस है उसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, मतलब पहले, दूसरे, तीसरे पेज पर जो स्कूल के जो प्रबंधक हैं उनका एक लेख होगा, आर्टिकल होगा, प्रिंसिपल का एक आर्टिकल होगा, जो उनके ऑनर है उनका एक आर्टिकल होगा कि संस्था हम उस तब से चला रहे हैं और हमारा उद्देश्य है लोगों में मतलब कि जो समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना और ये हम कर पाए हैं।
इस तरह से देते हैं तो विशेषज्ञों की लिखित सहमति होती है इस तरह से। यदि परिविवरण में किसी विशेषज्ञ द्वारा दिया गया कोई कथन शामिल है तो इस परिविवरण को तब तक निर्गमित नहीं किया जा सकता जब तक कि उस विशेषज्ञ की लिखित सहमति न ले ली जाए। ये विशेषज्ञ ऐसे होने चाहिए जिनका कंपनी के निर्माण या प्रबंधक से कोई संबंध न हो। दूसरा है वह महत्वपूर्ण, इसमें है केवल महत्वपूर्ण अनुबंधों की प्रक्रिया। अनुबंध, अब ध्यान रखना अनुबंध किसे कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट में आएगा अनुबंध, ठीक है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट में आएगा अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट को ही अनुबंध कहते हैं यार। चलिए, परिविवरण के साथ प्रत्येक निर्धारित अनुबंध की प्रतिलिपि लगानी चाहिए। इस नियम में प्रबंध संचालक या प्रबंधक आदि की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक संबंध अनुबंध व अन्य महत्वपूर्ण अनुबंधों का विवरण दिया जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स भी उसमें शामिल होते हैं। आगे है तीसरा, समायोजनों का विवरण। साझेदारी, समायोजन किसको बोलते हैं? साझेदारी को, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, यदि अंकेशकों या लेखपालों ने कंपनी की स्थिति में कोई समायोजनाओं का विवरण कारण सहित देना चाहिए। आगे है संचालकों की सहमति, इसको साझेदारी भी बोलते हैं और विलय भी बोलते हैं। विलय, अभी आपने सुना होगा कि मोदी सरकार ने अभी जब नीरव मोदी भाग गया था देश को छोड़ करके, ठीक है, और विजय माल्या भाग गया था, तो भैया आरबीआई जो है, आरबीआई पर बहुत बड़ा कर्जा हो गया। अब नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, चलो ठीक है इसका हम एक तोड़ निकालते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो तुम्हारे खर्चे आरबीआई से कहा, जो तुम्हारे और खर्चे उनको कम कर देते हैं। आरबीआई की शाखाएं बहुत सारे बैंक हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करते हैं कि इन 3 बैंकों को मिला करके एक बैंक बना देते हैं, इन 3 बैंकों को मिला करके एक बैंक बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 10-10 करोड़ रुपए पर मंथ खर्चा आ रहा था सारे बैंकों पर। तो कितना खर्च हो रहा था? 30 करोड़ यहाँ, 30 करोड़ यहाँ, 60 करोड़ पर मंथ खर्च हो रहा था। अब एक ही बैंक बना दिया तो अब केवल 20 ही करोड़ में काम चल जाएगा, ठीक है। इसीलिए बैंकों का क्या हुआ था? विलय हुआ था, ठीक है, समायोजन करवाया गया था। अब इससे फायदा कहोगे दोस्तों कि वो विजय माल्या भाग गए, उससे क्या हुआ? देखो, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई का वो इनमें से जो बैंक था, ठीक है, उनका वो पैसा लेकर के भाग गया, तो पैसे वो चले गए बैंक घाटे में। तो अब 3 बैंकों को मिला करके एक कर दिया, तो क्या हो गया? उनका जो घाटा था वो थोड़ा सा भर गया। कहने का मतलब यह है कि देखो, एक बैंक, 2 बैंक, 3 बैंक, सपोज करो इसके पास में खाने के लिए 2 रोटी हैं, इसके पास में 2 रोटी हैं, इसके पास में 2 रोटी हैं, गुच्छा गुजारा चल रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि इसके पास में 2 रोटी नहीं रही, क्योंकि ये जो बैंक है इसके पैसे को लेकर के भाग गए विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग, ये इसके पास में खाने को नहीं रहा। तो सरकार ने क्या किया है, मोदी सरकार ने क्या किया, भैया ऐसा करो जो दो हैं, 2, ठीक है, इन तीनों को एक साथ में लेकर के आओ, इन तीनों को बनाओ 3, और तीनों में जो 4 हैं ये रोटी हैं, इन 4 रोटियों को बांट दो, ठीक है, और नहीं बट रहा तो 1 रोटी को हमें दे दो, 3 रोटी बची, अब 1-1 रोटी खिलाओ सबको। इस तरह से समायोजन कहलाता है कंपनी का, ठीक है। चलिए, ये बात थोड़ी टॉपिक अलग हो गई, लेकिन आई थी तो मैंने समझाने के लिए तुम्हें बोल दिया। हालांकि इसके किसी भी राजनीतिक तत्व से कोई वास्ता नहीं है, मैं तो यहाँ पर समझाने के लिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है संचालक की सहमति। देखिए, प्री विवरण के अंत में एक आवेदन पत्र संलग्न होना चाहिए, जिसे भरकर अंश या ऋण पत्र भरने की प्रार्थना की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। आगे है प्री विवरण की आवश्यकता एवं महत्व। अब देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर रह गया था कि प्री विवरण की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो अब महत्व क्या है उसका, आवश्यकता क्यों है, उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, कंपनी के पंजीकरण के उपरांत का मतलब बाद, आफ्टर, एवं समामेलन का प्रमाण पत्र करने के पश्चात कंपनी संचालक को योग्य हो जाती है। मतलब कि कंपनी का उसका पंजीकरण हो जाए और समामेलन हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद में कंपनी चलने के लिए चालू हो जाती है। अर्थात व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए उसे संतोषजनक ढंग से संचालित करने के लिए पर्याप्त पूंजी एकत्रित करने की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, पर्याप्त पूंजी तो आवश्यकता होती है। तो निजी कंपनी की स्थापना के पश्चात उसकी पूंजी प्राय निजी साधनों से प्राप्त की जाती है। निजी कंपनी के अंशों के क्रय करने के लिए सार्वजनिक रूप से जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता है, लेकिन इसके विपरीत एक सार्वजनिक कंपनी, देखिए निजी कंपनी नहीं कर रही है, सार्वजनिक कंपनी की बात आ गई है, कि स्थापना के पश्चात उसके प्रवर्तक अधिकांश पूंजी भारी जनता से प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए प्री विवरण जारी
करके जनता को कंपनी के अंश क्रिया करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कंपनी अधिनियम की धारा 70 के अनुसार प्रत्येक अंश पूंजी वाले सार्वजनिक कंपनी के पंजीकरण के पश्चात विवरण जारी करना आवश्यक होता है, लेकिन यदि ऐसा कंपनी निजी साधनों के पूंजी प्राप्त करती है तो उसे स्थानांतरण विवरण रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। समझ में आ गया? चलिए एक एग्जांपल मैं आपको और समझा देता हूं प्रैक्टिकली। सपोज दैट कि मैंने एक कंपनी को स्टार्ट किया, अरे वही जो कंपनी थी मैंने कहा था 10,000 की कंपनी मैं बनाना चाहता हूं। मेरे पास है केवल और केवल 2K, लेकिन मेरे पास में आइडिया है दोस्तों, मेरे पास में जमीन है, ठीक है, आइडिया है, कंपनी है, जमीन है बनी हुई। तो मैंने 2,000 रुपये की ज़मीन खरीदी, 1,000 रुपये की बिल्डिंग उस तैयार कर दी, ठीक है, कंपनी बनाकर तैयार कर दी। अब इसको कंपनी को चलाना है, तो मेरे पास में आइडिया है, मेरे पास में विचार है, मेरे पास में एक प्लान है कि इस तरह से कंपनी चला सकते हैं। मैं उसी के ऊपर प्रोस्पेक्ट लोगों को बनाऊंगा, भाई देखो कंपनी है, इस तरह से मैं बनना चाहता हूँ। तो और लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, तो कोई इसमें 1K देगा, कोई 2K देगा, कोई 3K देगा। इसमें 10K जो लोगों से किसके ब्याह पर, पेरी विवरण के ब्याह पर मैं लोगों से इकट्ठे कर लूंगा, इसी को बोलेंगे शेयर, और कंपनी को चालू कर देंगे। समझ में आ गया? सबसे पहला जो आवश्यकता होती है, महत्व होता है, वो प्री विवरण का ये होता है। चलिए, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, ठीक है, कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे अडानी की हो या रिलायंस कंपनी हो या जियो की हो या किसी की हो, देखिए किसी के पास में कोई भी कितना भी बड़ा वो है, किसी के पास में इतना पैसा नहीं है कि उसकी खुद की कंपनी है, लेकिन वो कंपनी तो बना करके खड़े कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में पूरी जनता का वो पैसा लगाते हैं। इससे क्या होता है, अगर कंपनी डूबती है तो जो मालिक है उसका कम से कम नुकसान होगा। देखिए एक कंपनी है, इसकी कीमत है 10K, सपोज करो 10K बहुत कम है, 10K, केवल जो इसका मालिक है नाम उसी का है, लेकिन उसके केवल 2K इस कंपनी में निवेश कर रखे हैं, लगा रखे हैं, कंपनी अपने नाम पर है, और बाकी जो है जनता का पैसा है 8K। तो अब क्या होगा, अगर कंपनी डूबती है, ठीक है, अगर कंपनी का आधा पैसा घट जाता है, अगर कंपनी का दिवालिया घोषित हो जाता है, ठीक है, तो इसके तो 2K गए, कंपनी उसका डूब गई। तो सारी जो बात होती है कंपनी के नाम की होती है, उसको बोलते हैं ख्याति। ख्याति, ठीक है दोस्तों, ख्याति। जिसकी जितनी बड़ी ख्याति, उसका उतना बड़ा नाम, उतने बड़े निवेश और उतना बड़ा उसका जो कहते हैं कारोबार, ठीक है वो। चलिए यही खेल है कंपनी का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अनेक ऐसी कंपनियों की भी स्थापना हुई है जिन्होंने कभी भी जनता को अपनी अंश पूंजी क्रिया करने के लिए आमंत्रित नहीं किया। उनकी स्थापना का उद्देश्य समामेलन से होने वाले ऐसे लाभों को प्राप्त करना होता था जो कि निजी कंपनियों को नहीं प्राप्त होते। उदाहरण के लिए सदस्यों की असीमित संख्या, अंशों का मुफ्त हस्तांतरण एवं अंश अधिपत्र का निर्गमन करने का अधिकार है। इसके बावजूद भी अधिक से अधिक सार्वजनिक कंपनियां प्रारंभ में अपनी पूंजी जनता से अंश विक्रय करके प्राप्त करती हैं। इससे आम जनता को भी नए एवं उन्नतिशील उद्योगों में धन विनियोग करने एवं उनसे होने वाले लाभ प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। कंपनियां अपने जीवन काल में अनेक बार परिविवरण जारी करके जनता से पूंजी प्राप्त करने की क्रिया को दोहराती हैं, लेकिन अन्य ढंगों से भी जनता को अंश अथवा ऋण पत्र बेचे जा सकते हैं। देखिए जो कंपनी होती है वो लोगों से शेयर बेचती है, पैसा इकट्ठा करती है, और जब उनका लाभ होता है तो लोगों को भी लाभ होता है, उनको घाटा होता है तो लोगों को भी घाटा होता है। इसी तरह जो कंपनी बनाने की प्रक्रिया है, शेयरों की जो प्रक्रिया है, इसमें लोगों को लाभ भी होता है और घाटा भी होता है, ठीक है। इसलिए दुनिया जो है आज के समय में बहुत बड़ा जो अमाउंट है वो शेयर मार्केट में पैसा लगा है। शेयर मार्केट जो है वो यही है भैया, ठीक है। जो ऋण पत्र, जो अंश और ऋण पत्र है, इसी की खरीदारी और देनदारी है, बस यही है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए कंपनी के परिविवरण में दी गई शर्तों के आधार पर ही जनता को अंश अथवा ऋण पत्र आवंटित किए जाते हैं। इसलिए परिविवरण में कंपनी के भावी लाभों की संभावना तथा उसकी पूर्ण सत्य एवं उचित वित्तीय स्थिति का उल्लेख होना आवश्यक है। कंपनी के परिविवरण के माध्यम से कंपनी के अंश एवं ऋण पत्र क्रिया करने वाले क्रिया से पूर्व संभावित जोखिम का अनुमान लगाते हैं।
ठीक है। देखिए कंपनी जो को विवरण होता है उसमें होता है कि पिछले 10 सालों में हमने कितना प्रॉफिट किया है, पिछले 10 सालों में हमने 10% का प्रॉफिट किया है, ठीक है, और आने वाले समय 10 सालों में हम 50% का प्रॉफिट करने वाले हैं, और आप लोग पैसा लगाइए, आप लोग पैसा अभी जो 10% लगाएंगे उसका 50% आपको रिटर्न मिलेगा। इस तरह से क्या करते हैं जो कंपनियां हैं वो ललचाती हैं, ठीक है, प्री विवरण के माध्यम से। चलिए आगे है प्री विवरण निर्गमन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इशूइंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। देखिए प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू क्यों किया जाता है, निर्गमन क्यों किया जाता है। चलिए पहला पॉइंट है अंश खरीदने के लिए जनता को बुलाना, इनवाइट करना, उनसे बुलाना कि आ जाओ हमारी कंपनी के शेयर खरीद लीजिए। दूसरा है पूंजी इकट्ठे करना, फिर वो खरीदेंगे तो उनके पास पैसा इकट्ठा होगा, वो कंपनी में लगाएंगे, कंपनी बढ़ोतरी होगी। कंपनी के बारे में सूचना देना, भाई कंपनी की यहाँ पर प्रचार भी तो हो रहा है। चौथा है ऋण की मांग करना, मतलब यहाँ लोग पैसा ले रहे हैं उनसे। देखिए अब एक बात तुम्हें बता दूं, सभी लोग तुम मूर्ख हो, अगर तुम कोई काम करते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हो, दूसरों से पैसा लेते हो। क्या लेते हो, दूसरों से पैसा लेते हो। हाँ भी चलो मैं पैसा ले लूँ, उससे ले लूँ, उससे ले लूँ, ठीक है, और उनसे बोलूँ यार मैं तुम्हें ब्याज पर पैसा दे दो मुझे, मैं जैसे मेरी कंपनी में फ़ायदा होगा तो मैं आपको दे दूंगा। अब इसमें क्या होता है, ब्याज पर पैसा ले लिया, तुम्हारी कंपनी घाटे में गई, नफ़ा में गई, जिसने निवेश किया है उसका तो पैसा पूरा का पूरा है, ब्याज के साथ उसको मिल रहा है। इसमें एक रिस्क भी है, तुम्हारी कंपनी ज़्यादा तरक्की कर ली तो हो सकता है उसका पैसा लौटा दिया, नहीं तो क्या हो गया, घाटा हो गया, तुम कहाँ से दोगे। अब इसीलिए एक रास्ता है कि अगर तुम मुनाफा होता है तो लोगों को भी मुनाफा, तो तुम्हें घाटा होता है तो लोगों को भी घाटा दो, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर ऋण पत्र जो शेयर है वो ऋण की मांग की जाती है। आगे है अधिकृत पूंजी के बारे में बताना, भाई जितने भी उनके अधिकार में पूंजी है उसके बारे में बता देते हैं कि देखिए हमारी कंपनी में इतने शेयर हैं, ठीक है, और इस रेट के हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे है प्री विवरण के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। देखिए एक एलिमेंट्स को बनाने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए जितनी भी चीज़ें दोस्तों मैं इसमें यहाँ पे हेडिंग वाइज बता रहा हूँ, उनमें से कोई भी हेडिंग को उठा करके जो एग्जामिनर वो 4 नंबर में दे सकता है, ठीक है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना। चलिए सबसे पहला पॉइंट है इसमें कंपनी का नाम, स्थान, उद्देश्य आदि इस पे जो प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए। दूसरा है कंपनी के प्रवर्तकों का नाम, मतलब कि मालिकों का नाम। तीसरा है कंपनी के अंशों के नाम, कंपनी के कितने अंश है, जारी किए जाने वाले अंशों की संख्या, कितने अंश जारी किए जा रहे हैं, कंपनी के निदेशकों का विवरण, डायरेक्टर कौन कौन है कंपनी के, अंकेशकों का विवरण, कितने कितने अंकेशकों में वो कंपनी बटी गई है। सातवां पॉइंट है कंपनी के अंतिम खातों का अंकेशन रिपोर्ट सहित विवरण, भैया कंपनी के कितने अंतिम खाते हैं, मतलब पिछली बार कंपनी में कितने खाते थे, मतलब कितना वहां पर अंक, जो कंपनी के अंतिम खाते का मतलब होता है कि साल के लास्ट में टोटल कितना आया, कितना घाटा हुआ, कितना मुनाफा हुआ, ठीक है, ये इसको बोलते हैं अंतिम खाता। अंतिम खाते में ये लिखा हुआ होता है। अंशों के लेने की स्थिति में निदेशकों के द्वारा दिए जाने वाले धन का विवरण, भैया जो शेयर ले रहे हैं वो डायरेक्टर कितना कितना शेयर बेच रहे हैं इसके बारे में। क्रेडिट रेटिंग, ठीक है, कितना रेटिंग है, मतलब कितने अंश लोगों ने खरीदे जा चुके हैं। पूंजी संरचना, भैया जो पूंजी आ रही है उसका क्या होगा, क्या स्ट्रक्चर क्या बनाया गया है। प्रबंधन, सहायक कंपनियां, कौन कौन सी सहायक कंपनी उसके साथ हैं। अंशों को जारी करने के नियम, पार्षद सीमा नियम का उल्लेख, पार्षद अंतर नियम के महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख, परिविवरण के संबंध में कंपनी की घोषणा। ये सारी चीजें तत्व हैं परिविवरण के, सारी चीजें कंपनी में जो प्रोस्पेक्टस है उसमें वर्णित होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट रह रहा है प्री विवरण के प्रकार। देखिए यहाँ पर तो मैंने बहुत छोटा लिखा है, प्री विवरण के प्रकार के ऊपर अलग से वीडियो बनेगी, क्योंकि प्री विवरण के प्रकार में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो 10 नंबर या 4 नंबर में से डेफिनेटली आता ही आता है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैं तुम्हें 4 प्रकार बताने वाला हूँ प्री विवरण के, उन चारों में से कोई ना कोई एक तो जरूर आएगा, या तो 4 नंबर में दे दे या फिर 10 नंबर में दे दे। देखिए डीमेड प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्री विवरण पहला होता है। ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 25 के अंतर्गत आता है। दूसरा है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्री विवरण में ऐसी बात बताई जाती है जो निवेशकों को निवेश करने से पहले अवश्य ही पता होनी चाहिए।
जैसे कंपनी मार्केट से कितना फंड इकट्ठा करना चाहती है। किसी भी कंपनी को अपने आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से पहले सेबी के सामने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी को फाइल करना अनिवार्य होता है। सेबी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सेबी बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, द्वारा इस आरएचपी का मतलब होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है, का बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाता है। किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब मिलने के उपरांत जब से भी संतुष्ट हो जाती है, वह क्लीन चिट दे देती है, यानी कि यह कंपनी की जीवनी है। ठीक है, तो देखिए डीम्ड प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, लेकिन इंपोर्टेंट है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। क्या करना है इसको, देखो ऊपर भी क्वेश्चन में आया था रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इसको जरूर पढ़ना है। मैं कह रहा हूं कि 90% यही क्वेश्चन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस 4 नंबर में या 10 नंबर में उठा करके दे देगा। बताओ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेल्फ प्रोस्पेक्टस, देखिए सेल्फ प्रोस्पेक्टस कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 31 के अंतर्गत आता है। अब चौथा है लास्ट, एब्रिजेड प्रोस्पेक्टस, ठीक है, ये भी इसी तरह का एक प्रोस्पेक्टस होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमारी ये प्री विवरण वाली वीडियो होती है समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। हम आपको ये पढ़ा रहे थे लॉ लाइफ बाई एमडी पर, ठीक है, यूट्यूब चैनल है हमारा, आपको पता ही है दोस्तों। कैसा लगा क्वेश्चन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हमारी वीडियोस को, और जितने भी नए दोस्त हैं वो हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। और हर बार मैं वीडियो में इस बार बोल रहा हूं, भैया हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन और कोई आपका डाउट हो, इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, ये सभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।